बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शैला तबस्सुम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एलर्जी के बारे में बताएंगे। एलर्जी जो क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी और हसासियत का मर्ज़, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। एलर्जी क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी और हसासियत का मर्ज़। एलर्जी एक आम मर्ज़ है जो यूनानी ज़ुबान के दो अल्फाज से मिलकर बना है। पहला लफ्ज़ अलॉज, जिसके मायने दूसरा मुख्तलिफ और अजीब, अदर, डिफरेंट, स्ट्रेंज हैं, और दूसरा एरोगन, जिसका मतलब काम या फ़ेल है। एलर्जी को आसान अल्फाज में यूँ बयान किया जा सकता है कि कुछ अफराद बाज़ अशिया के खाने, सूंघने, छूने या सांस के साथ जिस्म में पहुँच जाने से बीमार हो जाते हैं, जबकि दीगर अफराद पर इन अशिया का कोई असर नहीं होता। तिब्बी इस्लाह में इस रद्द अमल को एलर्जी का नाम दिया गया है। जो चीज़ें इस रद्द अमल की ज़िम्मेदार होती है इसे एलर्जन कहा जाता है। तिब्बी माहिरीन ने तमाम ऐसी बीमारियों को एलर्जी से मौसूम किया है जो हसासियत, सेंसिटिविटी के तौर पर मरीज़ पर ज़ाहिर होती है। एलर्जी का बुनियादी सबब क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी और हसासियत है। असल में जब मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है तो वायरस, बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट को जिस्म में दाखिल होकर अफ़ज़ाइश का मौका मिल जाता है, नतीजतन एलर्जी हो जाती है। एलर्जी की शिकायत किसी फ़र्द को ज़्यादा मुतासिर करती है तो किसी को कम। अलावा अज़ें एलर्जी मौरसी भी हो सकती है जो नस्ल दर नस्ल चलती है। एलर्जी की कई इक़साम हैं, मसलन पोलन, पालतू जानवरों या परिंदों के सबब होने वाले ड्रग्स, फूड और स्किन एलर्जी वगैरह। एक आम एलर्जी जो मिट्टी, धूल और धुएँ के बाइस लाहक होती है, पाकिस्तान समेत कई एशियाई ममालिक में आम, जबकि यूरोपीय ममालिक और अमेरिका में नापैद है। ताहम इन ममालिक में एलर्जी के दीगर इक़साम आम हैं, जिसे पोलन एलर्जी एक एलर्जी एटोपिक डर्मेटिस कहलाती है, जिसमें मुब्तला अफराद की जिल्द मतरूम हो जाती है। एटोपिक डर्माटाइटिस आम तौर पर कम उम्र में शदीद नौयत की होती है, मगर उम्र बढ़ने के साथ इसकी शिद्दत कम होती चली जाती है। इस एलर्जी की अलामत में दर्द, ख़ारिश, छाले, मुंह के किनारों का फटना और बार बार जल्दी अमराज का लाहक होना शामिल है। एटोपिक डर्माटाइटिस से मुतासरा होने के कोई एक वजह नहीं, ताहम ज़्यादातर केसेस में फ़िज़ाई या कीमियाई आलूदगी, मसनूई ज़ेवरात का इस्तेमाल, परफ्यूम और साबुन वगैरह असबाब बनते हैं। अलावा अज़ें ख़ास किस्म के कीड़ों का जो गिर्द के जरासीम होते हैं, फजला, अगर धूल मट्टी में शामिल होकर निज़ाम तनफ़ुस के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो जाए तो बाज़ अफराद के लिए एलर्जी का सबब बन जाता है। वाज़ा रहे, डर्ट्स माइट्स आम तौर पर घरों के अंदरूनी हिस्सों को कोने खुदरों में मौजूद मट्टी, गिर्द, धूल, पर्दों और कालीनों वगैरह में पाए जाते हैं। इस किस्म की एलर्जी के आम अलामात में छींकें आना, नाक बहना, जल्दी ख़ारिश, गले में खराश और खांसी वगैरह शामिल हैं। बाज़ हसास अफराद के लिए ट्रैफिक, ख़ुसूसन डीज़ल का धुआं एलर्जी का सबब बनता है, जबकि सनती इलाकों के आस पास रहने वाले ज़्यादातर अफराद फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएँ से मुतासिर होकर एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। आपको खाने पीने के मखसूस अशिया से एलर्जी हो सकती है। इस फूड एलर्जी में होता यह है कि फूड एलर्जी में ये होता है कि खाने की किसी मखसूस शय के ज़रिए जिस्म में कोई ऐसा जुज़ दाखिल हो जाता है जिसे जिस्म कबूल नहीं करता और फिर इस का रद्द अमल एलर्जी की सूरत ज़ाहिर होता है। मिसाल के तौर पे बाज़ अफराद को अंडे, झींगे, मूंगफली वगैरह से एलर्जी होती है। अगर ये अफराद अंडा, झींगा, मूंगफली या इससे तैयार शुदा शय खा लें तो फौरी तौर पर रद्द अमल ज़ाहिर होता है। वाज़ा रहे, फूड एलर्जी की अलामत खाने वाली शय के लिहाज से ज़ाहिर होती है। जैसे अंडे से एलर्जी की सूरत में जिस्म पे दाने निकल आते हैं, सुइयाँ सी चुभती महसूस होती हैं या फिर इस कदर शदीद ख़ारिश होने लगती है जिस पर काबू पाना आसान नहीं होता। बाज़ अफराद को परफ्यूम, अतर या तेज़ खुशबू से भी एलर्जी होती है, जिसकी वाज़ा अलामत सांस लेने में दुश्वारी है।
اگر پولن الرجی کا ذکر کریں تو اس کا سبب مخصوص قسم کے پودے، درخت اور پھول ہیں۔ پولن انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے ذریعے پھول کا ریزہ یا زرگل ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو پھولوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جب یہ ذرات کے ساتھ اڑ کر ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہو جائیں تو الرجی کا سبب بن جاتے ہیں۔ پولن الرجی کی شرح پاکستان اور آسٹریلیا میں بلند ہے۔ اسلام آباد میں بعض پودوں کا بور فضا میں پھیل کر سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر پولن الرجی کا باعث بنتا ہے۔ اور عام طور پر موسم بہار میں یہ مرض بڑھ جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں اسے گراس الرجی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں اس کا سبب گھاس کے زرگل ہیں۔ پولن الرجی سے محفوظ رہنے کے لیے اینٹی الرجک ادویہ یا ویکسین تجویز کی جاتی ہے جو مدافع نظام کو پولن الرجی سے دفاع کے قابل کر دیتی ہے۔ پولن الرجی کی علامات میں بے تحاشا چھینکیں آنا، سانس لینے میں دشواری، آنکھوں سے پانی خارج ہونا، بخار، خارش، گلے کی خراش، بیزاری، سستی، خراٹے لینا وغیرہ شامل ہیں۔ بعض حساس افراد کو سر کی خشکی سے بھی الرجی ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کنگھی کی جاتی ہے تو اس دوران خشکی کے ذرات ناک، کان اور آنکھوں میں چلے جاتے ہیں اور یوں انہیں الرجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں بھی الرجی کی شکایت پائی جاتی ہے۔ دراصل نوزائیدہ بچوں میں قوت مدافعت کا نظام عمر بڑھنے کے ساتھ مکمل اور مضبوط ہوتا ہے۔ اگر نوزائیدہ کی نگہداشت کے معاملے میں احتیاط نہ برتی جائے تو یہ جلد مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ مرض دمہ ہے جس کی بنیادی وجہ بھی الرجی ہی ہے۔ اصل میں جب الرجی شدت اختیار کر کے سانس کی نالیوں پر اثر انداز ہوتی ہے تو یہ متورم ہو کر تنگ ہو جاتی ہے اور یہ تکلیف اس قدر بڑھتی ہے کہ بالآخر مریض دمے کا شکار ہو جاتا ہے۔ عام علامات چھینکیں آنا، سانس پھولنا، کھانسی اور سینے میں درد ہے۔ اسی طرح آنکھوں کے بھی الرجی ہوتی ہے اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب الرجن وہ ذرہ جو الرجی پیدا کرتا ہے آنکھوں کی اوپری والی جھلی کو متاثر کرتا ہے۔ اس کی علامات میں آنکھوں سے پانی آنا، خارش، سوجن اور آنکھ کا سرخی مائل ہو جانا شامل ہے۔ بعض افراد کو کسی مخصوص دوا سے الرجی ہو جاتی ہے جو ڈرگ الرجی کہلاتی ہے۔ ڈرگ الرجی کی علامات ہر مریض میں مختلف ظاہر ہوتی ہے، جیسے کسی کے جسم پر دانے بن جاتے ہیں تو کسی کو خشک خارش ہو جاتی ہے۔ مشاہدے میں ہے کہ عام طور پر الرجی کی ابتدائی علامات پر دھیان نہیں دیا جاتا اور جب مرض شدت اختیار کر لیتا ہے تو معالج سے رجوع کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب ایک ہی طرح کے علامات بار بار ظاہر ہوں اور عام طور پر علاج سے افاقہ بھی نہ ہو رہا ہو تو فوری طور پر کسی ماہر معالج سے رابطہ کریں۔